Good morning students. Once again you are welcome to Shikhar ICS online, where we are preparing for civil services prelims examination, particularly the prelims examination conducted by MPPSC for state civil services. राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक की तैयारी कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में संस्कृति के अलग अलग पक्ष, different aspects of culture, arts in MP. Today we are going to study a very important topic of culture in MP, and that is of tourism. That is important from both economic point of view and cultural point of view. सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पर्यटन में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से पर्यटन स्थल जो है महत्वपूर्ण है अलग अलग कारणों से। देखिए, पर्यटन अलग अलग कारणों से लोग पर्यटक जो है क्षेत्रों पर जाते हैं, इन पर्यटन स्थलों पर जाते हैं। जैसे कुछ धार्मिक स्थल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसे होते हैं जो है प्राकृतिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू समारोह एंड मेलाज इन एमपी। मेला है, समारोह है, फेयर्स है, वो मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं। एंड दे ऑल्सो अट्रैक्ट डिफरेंट क्लासेस ऑफ टूरिस्ट्स इन एमपी। तो पर्यटन में अगर देखा जाए तो हमको अलग अलग पक्ष पढ़ना है। पर्यटन में कुछ ऐतिहासिक चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ धार्मिक स्थल पढ़ेंगे, कुछ प्राकृतिक स्थल पढ़ेंगे और फिर कुछ पढ़ेंगे समारोह और मेले। मैं बिल्कुल शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी टॉपिक है वो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तथ्यों की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो तथ्यात्मक चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं और आपको भी तथ्यों को ही पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि उसी रूप में अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, आशंका है कह लीजिए। ऐतिहासिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में अगर पर्यटन क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ किले हैं, फोर्ट्स है जहाँ पर्यटक आते हैं। इसके अलावा कुछ महल है, पैलेस है, और इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ कुछ मकबरे हैं, समाधियाँ हैं, म्यूजियम है, टूम कह लीजिए, म्यूजियम कह लीजिए, और इसके अलावा कुछ गुफाएं हैं। ये जो है हमारे यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर किलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई किले हैं। जैसे आप देख लीजिए कि ग्वालियर का किला है। ग्वालियर के किले को मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर कहा जाता है, उसकी मजबूती के कारण। बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ द फोर्ट ऑफ ग्वालियर इज कॉल्ड टू बी द जिब्राल्टर ऑफ एमपी। तो ग्वालियर में है और इसे बनाया है सूरज सेन नाम के राजा ने, सूरज सेन ने। लेकिन सूरज सेन के बाद इसमें काफ़ी निर्माण जो है राजा मानसिंह तोमर के द्वारा भी किए गए। तो बनवाया तो सूरज सेन के द्वारा है एक ऊंची पहाड़ी पर, बट लेटर ऑन फ्यू कंस्ट्रक्शन वेयर मेड बाय राजा मानसिंह तोमर ऑल्सो। तो ये ग्वालियर का किला है। ग्वालियर के किले के अलावा फिर हमारे यहाँ ओरछा का किला है। ओरछा का किला जो है वो बुंदेला शासकों ने बनाया, वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला वही जो जहांगीर के मित्र हुआ करते थे। और इसके अलावा दतिया का जो किला है वो भी वीर सिंह बुंदेला ने ही बनाया है। दतिया का किला वीर सिंह बुंदेला के द्वारा बनाया गया। और फिर इसके अलावा आप देखिए कि एक हमारे यहाँ मकड़ाई का किला है। गोंडवाना रियासत में कहते थे 52 गढ़ थे, यानी 52 किले थे। एंड वन ऑफ दोज 52 फोर्ट्स वाज मकड़ाई, हरदा जिले में है, और ये राजा मकरंद शाह के द्वारा बनाया गया है। एक किला सबलगढ़ में, मुरैना जिले में, सबलगढ़ का किला वो गुर्जर राजा ने बनाया है, गोपी सिंह गुर्जर ने, गोपी सिंह गुर्जर, नोट करना पड़ेगा आपको।
और मैंने बताया कि फैक्चुअल चीज़ें ही है अधिकांश तौर पर इसमें। और इसके अलावा आप देखिए कि चंदेरी का किला है, अशोकनगर में है चंदेरी का किला। चंदेरी एक बड़ी प्रसिद्ध रियासत थी मध्य प्रदेश में, मध्यकाल में बहुत चर्चित हुई। और जैसे खासतौर पे यहाँ राजा पूरनमल नाम का राजा हुआ था जिसका युद्ध हुआ था कभी शेर शाह से। तो चंदेरी का किला जो है चालुक्य शासकों ने बनाया, कीर्तिपाल चालुक्य ने, कीर्तिपाल चालुक्य। आप देखिए मध्य प्रदेश के पास भोपाल के पास, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास एक गिन्नौरगढ़ का किला है। गिन्नौरगढ़ का किला जो है ये बनाया गया है उदयवर्धन नाम के स्थानीय शासक के द्वारा, उदयवर्धन। फिर रायसेन का किला है, गलती हो गई एक चीज़, मैं जो चंदेरी के बारे में बता रहा था कि यहाँ पूरनमल नाम का राजा था, वो एक्चुअली रायसेन का था, आप ठीक कर लीजिए ऐसे। रायसेन जो है, रायसेन में भी एक बड़ा मजबूत किला है। और रायसेन के किले का निर्माण किया है राज बसंती नाम के राजा ने। राज बसंती नाम का एक गोंड शासक था, उसने रायसेन के किले का निर्माण किया है। इसके अलावा आप किले देखिए तो एक असीरगढ़ का किला है, असीरगढ़ का किला बुरहानपुर ज़िले में है। और आसाराम नाम के लोकल रूलर ने इसको जो है निर्माण किया था, आसाराम ने, शायद आसाराम के नाम से ही असीरगढ़ पड़ा है। बाद में यहाँ पर जो खानदेश नाम के राज्य था उसने असीरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। आपको याद हो तो असीरगढ़ पर कभी अकबर ने भी अधिकार किया था। असीरगढ़ की विजय अकबर की आखिरी विजय 1601 में। और कहते हैं कि असीरगढ़ जो है इसको जीतने के लिए अकबर को यहाँ के किलेदार को रिश्वत देनी पड़ी थी। इसलिए कहा जाता है कि अकबर ने असीरगढ़ का किला जो है वो सोने की चाबी से खोला था, बिकॉज ही हैड टू पे सम काइंड ऑफ ब्राइब टू द स्टीवार्ड ऑफ फोर्ट इन ऑर्डर टू गेट इट ओपन्ड। तो ये असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ के किले के अलावा फिर हमारे यहाँ धार का किला है, धार का किला। धार का किले का निर्माण जो है वो किया है मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने धार के किले का निर्माण किया है। और इसके अलावा फिर आप देखिए मंदसौर का किला है। मंदसौर के किले का निर्माण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख किले हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आप देखिए एक बांधवगढ़ का किला भी है। बांधवगढ़ का किला जो है ये उमरिया ज़िले में है। और बांधवगढ़ के किले का निर्माण किया है एक बघेल राजा ने, जो रीवा के बघेल रियासत के राजा थे, व्याघ्रदेव, राजा व्याघ्रदेव ने इसका निर्माण किया है। पॉसिबली व्याघ्रदेव इज द फाउंडर ऑफ बघेल डायनेस्टी इन रीवा। बघेल रियासत के संस्थापक है व्याघ्रदेव, उन्हीं ने निर्माण किया है बांधवगढ़ के किले का। इसके अलावा आप देखिए मंडला का भी किला है, मंडला जिले में ही है। मंडला के किले का निर्माण किया है राजा नरेंद्र शाह ने, मंडला के गोंड राजा नरेंद्र शाह ने मंडला के किले का निर्माण किया है। इसके अलावा देखिए एक इस्लाम नगर है, एग्जैक्टली किला तो नहीं है, किला कह लीजिए, महल जैसा है कह लीजिए, इस्लाम नगर है, भोपाल के पास है। और इस्लाम नगर के किले का निर्माण किया था दोस्त मोहम्मद ने। अफ़गानिस्तान से आया हुआ एक मुग़ल सेनापति था दोस्त मोहम्मद, उसने इस्लाम नगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिए यही इस्लाम नगर जो है वो बाद में भोपाल रियासत बनी है। इस्लाम नगर जो है वही भोपाल रियासत बनी है। वैसे भोपाल में पहले से एक गोंड राजवंश का शासन था और यहाँ पर जो है गोंड शासक थे, खासतौर पे आपको याद हो तो कमलापति, रानी कमलापति जो है
वो एक गोंड शासिका थी भोपाल में, एंड शी वॉज डिफीटेड बाय दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद ने उसे पराजित किया था और फिर भोपाल पर अधिकार कर लिया था। तो कमलापति का कोई किला तो नहीं है भोपाल में, लेकिन कमलापति का महल है, रानी कमलापति महल, जो गोंड शासिका कमलापति ने बनाया था। खैर हम अभी महल भी पढ़ेंगे, पैलेस भी पढ़ेंगे, तब इसमें देखते हैं। तो ये हैं मध्य प्रदेश के किले। अब इसके अलावा फिर महल देख लिए जाए। मध्य प्रदेश में कई महल है जहाँ जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए कि एक गुजरी का महल है, गुजरी महल। गुजरी महल जो है ये ग्वालियर में है और ये राजा मानसिंह ने बनाया था। राजा मानसिंह की एक पत्नी कहें या प्रेमिका कहें, मृगनयनी जो है वो गुर्जर जाति की थी, तो उसे गुजरी कह के पुकारा जाता था, तो उसी के लिए महल बनाया था। इसे गुजरी महल कहते हैं। राजा मानसिंह तोमर ने इसे बनाया ग्वालियर में। आप देखिए ग्वालियर के किले में आपको एक और महल मिलेगा जिसे मान मंदिर कहते हैं। मान मंदिर, मान मंदिर, मान मंदिर का निर्माण किया गया है आपके राजा मानसिंह के द्वारा, उसी ग्वालियर के फोर्ट के अंदर। गुजरी महल फोर्ट के बाहर है, मान मंदिर फोर्ट का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा आप देखिए मोती महल है हमारे। मोती महल एक तो ग्वालियर में है और एक है मंडला में, दोनों जगह मोती महल नाम दिया गया है उसको। मोती महल जो है ग्वालियर वाले का निर्माण मानसिंह तोमर ने किया है, जबकि मंडला का निर्माण नरेंद्र शाह ने किया, राजा नरेंद्र शाह ने, मोती महल। इसके अलावा देखिए मदन महल है। मदन महल जबलपुर में है और इसका निर्माण जो है कुछ तो राजा मदन शाह ने किया, लेकिन अधिकांश इसका निर्माण संग्राम शाह नाम के गोंड राजा ने किया है, मदन महल का निर्माण। ठीक है। एक सुंदर महल है, सुंदर महल। सुंदर महल ओरछा में, निवाड़ी में, निवाड़ी जिले में ओरछा में, और वहाँ इसका निर्माण किया है एक राजकुमार ने किया था। राजकुमार था, दुर्भजन सिंह नाम था, उसने किया है सुंदर महल का। और आप देखिए कि यहीं पर ओरछा में ही एक और महल है जिसे राज मंदिर कहते हैं। इसका निर्माण मधुकर शाह नाम के बुंदेला शासक के समय किया गया। बाद में कुछ निर्माण इसमें एक रानी है, रानी गणेश कुमारी, उनके द्वारा भी किया गया है राज मंदिर का। और इसके अलावा महलों की बात करें तो एक बघेलन का महल है। चलिए बघेलन से पहले मैं आपको एक महल बताता हूं, जहांगीर महल। जहांगीर महल, जहांगीर महल जो है इसका निर्माण किया गया है ओरछा में, ओरछा में है, और राजा जहांगीर के सम्मान में बनाया गया था, जो जहांगीर नाम के मुगल बादशाह था उसके सम्मान में। एंड इट वाज बिल्ड बाय वीर सिंह बुंदेला ऑफ ओरछा। वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण किया है। बघेलन महल जो है ये मंडला में है और बघेल रानी के सम्मान में बनाया गया था, मंडला में। इसके अलावा फिर महलों की बात करें तो जैसे रानी रूपमती का महल है, इसको रूपमती महल भी कहते हैं, रूपमती पैवेलियन भी कहते हैं। ये बनाया गया था बाज बहादुर के द्वारा, मांडू के शासक, मांडो में है, और मांडो के शासक बाज बहादुर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। बाज बहादुर की पत्नी थी रूपमती, और रूपमती जो है वो मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया है कि रूपमती जो है वो नर्मदा के प्रति विशेष आस्था रखती थी, इसलिए जो है ये बहुत ऊंचाई पर बनाया गया रूपमती महल, और ताकि बारिश के दिनों में यहाँ से रूपमती जो है नर्मदा के दर्शन कर सके। तो यहाँ से वाकई में नर्मदा दिखाई देती है, जबकि काफ़ी दूर है यहाँ से। तो ये रूपमती महल है, चूँकि देखने के लिए यूज़ किया जाता है इसलिए रूपमती पैवेलियन भी कहा जाता है इसे, और बाज बहादुर ने इसे बनाया है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे महल हैं मांडू में, जहाज महल है, हिंडोला महल है, और आपका अशरफी महल है।
जहाज महल जो है इसका निर्माण मांडू में है। ये सब मांडू के महल हैं। मांडू में किया गया इसका निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा। महमूद खिलजी नाम का लोकल रूलर है, उसके द्वारा। हिंडोला महल जो है ये भी मांडू में है और इसका कुछ भाग जो है आपके होशंग शाह ने किया है, लेकिन अधिकांश फिर महमूद खिलजी ने किया है। तो मोस्टली तो महमूद खिलजी ही माना जाता है इसका निर्माता। अशरफी महल जो है ये बनाया गया है होशंग शाह नाम के मांडू के राजा के द्वारा। उसने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और बड़ी कहानी में पहले भी एक बार बताया कि अशरफी महल की सीढ़ियों पर उसकी पत्नी मोटी थी और उसको जो है उसका वज़न कम करने के लिए उसने एक शर्त रखी थी कि रानी अगर इसकी एक सीढ़ी चढ़ेगी इस महल की तो उसे एक अशरफी दी जाएगी सोने की। तो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के शायद रानी दुबली हुई या नहीं हुई, लेकिन महल का नाम पड़ गया अशरफी महल। आप देखिए एक कुशाक महल है या कौशक महल भी कहते हैं। कुशाक महल चंदेरी में है और इसका निर्माण भी महमूद खिलजी ने कराया है चंदेरी में। और इसके अलावा फिर शौकत महल है जो भोपाल में है। इसका निर्माण जो है यहाँ की जो बेगम थी सिकंदर जहाँ बेगम, उसने निर्माण किया है शौकत महल का। एक ताजमहल भी है भोपाल में, ताजमहल है और ताजमहल का निर्माण जो है वो किया गया है शाहजहाँ बेगम के द्वारा। शाहजहाँ बेगम भोपाल की ही बेगम है। तो ये कुछ महल हैं, और भी महल है। आप देखिए कि हमारे यहाँ एक हवा महल है। जनरली हवा महल जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, जो वहाँ के कुशवाहा राजा को द्वारा बनवाया गया है, लेकिन ये हवा महल जो है ये है चंदेरी में। चंदेरी में। और हवा महल के अलावा फिर एक बादल महल है, एक इत्र महल भी है। इत्र महल, बादल महल और इत्र महल दोनों ही रायसेन में हैं और वही राजा राज बसंती के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। बादल महल, इत्र महल दोनों रायसेन में, दोनों राज बसंती के द्वारा बनाए गए। इसके अलावा आप देखिए खरबूजा महल है। खरबूजा महल, खरबूजा महल जो है इसका निर्माण किया गया है धार जिले में। धार का जो किला है उसी के अंदर इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया है, खरबूजा महल। लेकिन आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। एक बुरहानपुर में एक बिल्डिंग है जो मकबरा है, बिल्किस जहाँ बेगम का मकबरा है, बिल्किस जहाँ बेगम का, उसे भी खरबूजा महल कहा जाता है। तो खरबूजा महल वैसे तो धार में है, लेकिन अगर कहीं चर्चा में आए और धार ना हो ऑप्शन में, तब फिर वो बुरहानपुर ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज द टूम ऑफ और द म्यूजियम ऑफ बिल्किस जहाँ बेगम ऑफ बुरहानपुर इज़ ऑल्सो नोन एज खरबूजा महल। ठीक है। अब इनके अलावा आप देखिए कुछ और महल है। आप देखिए कि जो आधुनिक काल में बनाए गए, एक जयविलास पैलेस है। जयविलास पैलेस, जयविलास पैलेस जो है ये महल ग्वालियर में है और इसका निर्माण जयाजी राव सिंधिया के द्वारा किया गया था, सिंधिया शासक के द्वारा। जयाजी राव सिंधिया, आधुनिक काल में बनाया गया इसे। और बहुत मजबूत महल है और बहुत सुंदर है, पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस महल के ही कुछ भाग अभी भी जो ग्वालियर का राज परिवार है वो रहता है। तो जयविलास पैलेस है। इसके अलावा आप देखिए कि एक लालबाग पैलेस भी है, लालबाग पैलेस। लालबाग पैलेस जो है ये इंदौर में है और इसका निर्माण इंदौर के होलकर शासकों ने किया है, खास तौर पे शिवाजी राव होलकर के द्वारा। शिवाजी राव होलकर ने इसका 19वीं शताब्दी में इसका
निर्माण किया है लाल बाग पैलेस के लिए, और बहुत सुंदर छतों पर, दीवारों पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है लाल बाग पैलेस। तो ये अलग अलग महल है जो बनाए गए मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब इसके अलावा फिर हमारे यहाँ कुछ मकबरे समाधि भी है, और ये भी पर्यटकों की आस्था का केंद्र है। पर्यटक आते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए कि हमारे यहाँ मकबरों की बात करें तो तानसेन का मकबरा है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में, और अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और इसी के बिल्कुल एडजेसेंट, इससे लगा हुआ, इसके बगल में एक मकबरा है मोहम्मद गौस का मकबरा। मोहम्मद गौस इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वो तानसेन के आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। वैसे तो सूफी संत है मोहम्मद गौस, लेकिन वो तानसेन के आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ तानसेन रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। तो अकबर ने इनका मकबरा भी बनवाया है ग्वालियर में। तो जहाँ मोहम्मद गौस का मकबरा है वहीं पर तानसेन का मकबरा है, एंड बोथ आर बिल्ट इन द मुगल पीरियड बाय अकबर। बहुत सुंदर है मोहम्मद गौस का मकबरा। यहाँ पर पत्थर पर बहुत सुंदर जालियों का निर्माण किया जो देखने लायक है, दोनों में, मोहम्मद गौस के मकबरे में भी और तानसेन के मकबरे में। इसके अलावा तानसेन के मकबरे पर हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष संगीत का समारोह होता है, शास्त्रीय संगीत का, जिसे तानसेन समारोह कहा जाता है। इसके अलावा मकबरों की बात करें तो हमारे यहाँ मुगल काल के ही एक अकबर के 9 रत्नों में से एक है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा अकबर के 9 रत्नों में से है। तो ये भी इनका मकबरा भी मध्य प्रदेश में है, और ये है हंडिया में, हरदा ज़िले में, नर्मदा के किनारे एक छोटा सा कस्बा है हंडिया, वहाँ पर है मुल्ला दो प्याजा का मकबरा। और इसके अलावा आप देखिए कि होशंग शाह का मकबरा हमारे यहाँ, मांडू के एक बड़ा प्रसिद्ध राजा है और ऑलमोस्ट फाउंडर जैसा है। और होशंग शाह का मकबरा जो है वो मांडू में है, होशंग शाह ने ही बनाया है, और वो भारत में पहला मकबरा है, पहली बिल्डिंग है जिसकी छत जो है संगमरमर से बनी हुई है। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे यहाँ बाज बहादुर का मकबरा भी है। बाज बहादुर रानी रूपमती का मकबरा जो है वो सारंगपुर में है, राजगढ़ ज़िले के सारंगपुर में रानी रूपमती और बाज बहादुर का मकबरा है। कुछ हिंदू शासकों और हिंदू प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधियां भी मध्य प्रदेश में हैं। जैसे आप देखिए कि इंदौर के होलकर राजा मल्हार राव होलकर की समाधि हमारे यहाँ है, और वो है भिंड में, भिंड में जो है मल्हार राव होलकर की समाधि है। ऐसे ही पेशवा बाजीराव प्रथम, जो पेशवाओं में सबसे प्रसिद्ध शासक है, इनकी समाधि भी मध्य प्रदेश में ही है, खरगोन में, खरगोन जिले में। बाजीराव प्रथम वही बाजीराव मस्तानी वाले, और जो अपने ज़बरदस्त शौर्य के लिए जाने जाते थे, तो वो बाजीराव प्रथम की समाधि जो है खरगोन ज़िले में है। इसके अलावा फिर बैजू बावरा की समाधि हमारे यहाँ है। बैजू बावरा जो मुगल कालीन एक प्रसिद्ध गायक है। आप देखिए तानसेन की समाधि मध्य प्रदेश में और बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बैजू बावरा मुगल कालीन एक बहुत प्रसिद्ध गायक है। हालांकि चूंकि दरबार में स्थान नहीं मिला इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन गायक की दृष्टि से, गायक की जो कला की दृष्टि से उतने ही श्रेष्ठ थे जितने तानसेन थे, या उससे भी बेहतर थे। तो उनकी समाधि जो है चंदेरी में, चंदेरी अशोकनगर ज़िले में। और फिर इसके अलावा लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई जो स्वतंत्रता संग्राम की 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी सेनानी है और झांसी की रानी थी, और उनकी समाधि जो है ग्वालियर में है। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की एक सहायिका थी झलकारी बाई, उनकी समाधि भी ग्वालियर में है। फिर इसके अलावा आप देखिए कि अवंती बाई की समाधि मध्य प्रदेश में, अवंती बाई की समाधि रामगढ़, मंडला में, रामगढ़ में।
और रानी अवंतीबाई रामगढ़ की शासिका थी। 1857 के विद्रोह में इन्होंने भी भाग लिया था। और इसके अलावा अवंतीबाई की एक सहायिका थी गिरधारी बाई। गिरधारी बाई की समाधि भी मंडला में है। इसके अलावा रानी दुर्गावती है। दुर्गावती की समाधि जो है ये भी मंडला जिले में ही है। दुर्गावती, रानी दुर्गावती गोंड शासिका है। और फिर इसके अलावा आप देखिए एक सिंधिया शासिका थी, रानी है सांख्य राजे, उनकी समाधि जो है शिवपुरी में। शिवपुरी में जो माधवराव सिंधिया, अभी वाले माधवराव नहीं, इससे पहले भी एक माधवराव सिंधिया हुए हैं, उनके द्वारा कई छतरियाँ बनवाई गई। शासकों और रानियों की समाधियाँ बनाई गई और उनके ऊपर छतरियाँ बनाई। उसी में सांख्य राज्य की छतरियाँ हैं या समाधि है, तो वो है शिवपुरी में। तो ये अलग अलग मकबरे और समाधि है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ कुछ गुफाएं हैं, केव्स हैं, वो भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। जैसे बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो है धार जिले में है। बाघ कहते हैं, कुछ जगह पर बाघ भी कहते हैं। बाघ की गुफा, बाघ केव्स है, धार जिले में है। और इसके अंदर कई मतलब केव्स बनाई गई और उसमें पेंटिंग की गई, बिल्कुल वैसे जैसे अजंता की या एलोरा की गुफाएं हैं उस तरह से। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के कुछ चित्र बनाए गए हैं। कुछ चित्र ऐसे भी हैं जो सेक्युलर है, जो धर्मेतर है, धर्म के अलावा लौकिक विषयों पर बनाए गए चित्र हैं। बाघ की गुफा। फिर इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो है ये गुप्तोत्तर काल की या राजपूत काल की आप मान सकते हैं। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की है और यहाँ पर पॉसिबली ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बनाई गई है। और यहाँ पर भी कई मूर्तियाँ, कई पेंटिंग्स आपको मिलती है। विदिशा ज़िले में है उदयगिरी की गुफाएं, विदिशा शहर के एकदम करीब ही है। और यहाँ पर जो है कई खास चीज़ें मिली है। एक तो यहाँ पर एक गुप्तकालीन मूर्ति मिली है भगवान विष्णु के वराह अवतार की। वराह अवतार के रूप में विष्णु की मूर्ति मिली है। आपने कहीं पढ़ा होगा कि वराह के रूप में विष्णु ने पृथ्वी को प्रलय से बचाया था अपने नाक पर रख के। तो उसी दृश्य का चित्र जो है उदयगिरी में है। दूसरा, उदयगिरी में इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स भी मिलती है जो गुप्त काल की है, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसके अलावा आप देखिए पांडव गुफाएं हैं। पांडव गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में एक पहाड़ी पर है और यहाँ पर अलग अलग 5 गुफाएं हैं, पांचों पांडव भाइयों की। कहा जाता है कि जब पांडव वनवास में गए थे कुछ दिनों के लिए, तब जो है वो अलग अलग जगह ठहरे थे। उसमें से एक जगह ये भी थी पांडव की गुफाएं। ठीक है, पचमढ़ी में है, होशंगाबाद ज़िले में, होशंगाबाद ज़िले में। इसके अलावा मारा की गुफाएं हैं। मारा की गुफाएं जो है ये सिंगरौली ज़िले में, ठीक है, सिंगरौली ज़िले में है मारा की गुफाएं। भ्रर्तहरि की गुफाएं, भ्रर्तहरि की गुफा शायद पहले भी चर्चा हुई है। भ्रर्तहरि एक तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध कवि है और कवि होने के साथ साथ वो उज्जैन के शासक भी रहे हैं। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई हैं और विक्रमादित्य से पहले उज्जैन में भ्रर्तहरि ही शासक थे और इन्होंने जो है संन्यास ले लिया था, नाथ संप्रदाय अपना लिया था और उसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक एक गुफा में तपस्या की उज्जैन में। और वही गुफा जो उज्जैन में है आजकल कहलाती है भ्रर्तहरि गुफा। भ्रर्तहरि गुफा, कुछ लोग भर्तहरि गुफा भी कहते हैं, तो ये उज्जैन में। और भ्रर्तहरि गुफा के अलावा आप देखिए कि एक जगतगुरु शंकराचार्य की गुफा भी है मध्य प्रदेश में। शंकराचार्य की गुफा जो है वो ओमकारेश्वर में, खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं हैं। तो ये अलग अलग गुफाएं हैं, केव्स है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, आर्कियोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर
मध्य प्रदेश में प्राकृतिक स्थल या प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से ऐसे स्थल जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं वो भी बहुत सारे हैं। इसमें कुछ तो घने वन हैं, कुछ जलप्रपात है, कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, कुछ अभयारण्य है। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर नाम आता है पचमढ़ी का। होशंगाबाद ज़िले में पचमढ़ी स्थित है और ये सतपुड़ा रेंज पर है और यहाँ पर कई पर्यटक स्थल है। यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात है, अप्सरा फॉल है, रजत फॉल है, बी फॉल है और इसके अलावा डचेस फॉल है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी, धूपगढ़, वो भी यहीं पर स्थित है। कई प्रकार की गुफाएं हैं, हांडी खो है, कुछ मंदिर है, महादेव मंदिर है और गुप्त महादेव मंदिर है। ऐसे कई मंदिर, जटाशंकर है, वो सब पचमढ़ी में है। इसलिए पचमढ़ी जो है बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। बहुत अच्छा यहाँ पर तापमान कम रहता है, वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए पर्यटक आते हैं। बहुत घने वन हैं। यहाँ पर एक ग्रीन वैली भी है जो बहुत अत्यंत घने वनों के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश पचमढ़ी का कुछ भाग जो है वो आप देखिए कि उसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी चिन्हित किया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, ताकि उस जगह के इकोलॉजिकल सिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो ये जो है यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जो है वो पचमढ़ी में भी है। आप इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक पन्ना के वनों में है और एक अमरकंटक में है। घने वनों की दृष्टि से खासतौर पे हमारे यहाँ सतपुड़ा के जो घने वन हैं वो बहुत प्रसिद्ध। अब वो सतपुड़ा में कुछ तो पचमढ़ी में है, कुछ इसके अलावा मढ़ई में। मढ़ई बहुत तेज़ी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। होशंगाबाद ज़िले में ही है मढ़ई। इसके अलावा पचमढ़ी के से ही लगा हुआ एक क्षेत्र है चूरना, ये भी सतपुड़ा के घने जंगलों का एक क्षेत्र है चूरना। इसके अलावा आप देखिए बोरी जहाँ एक अभयारण्य भी है, बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत सघन और बहुत स्वस्थ सागौन के वृक्षों के लिए जाना जाता है। बोरी होशंगाबाद ज़िले में है, तो होशंगाबाद ज़िले में ही है चूरना, मढ़ई, बोरी, पचमढ़ी। कई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। पचमढ़ी के जलप्रपात तो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि भेड़ा घाट है, नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट जो है वो जबलपुर में एक जलप्रपात है जिसको धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। भेड़ा घाट नाम की जगह पर स्थित है और ये पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। यहाँ पर जो नर्मदा नदी जो है बहुत ऊंचाई से गिरती है और संगमरमर की चट्टानों के बीच गिरती है, जिससे एक बहुत अद्भुत और आकर्षक जो है दृश्य जो है पैदा होता है। यहीं पर आप देखिए कि नौका विहार के लिए भी प्रसिद्ध है। खासतौर पे जो पूर्णिमा की जो मून लाइट होती है उसमें यहाँ पर जो है नौका विहार किया जाता है, तो वो जलप्रपात है। इसके अलावा आप देखिए कि अमरकंटक में कपिल धारा का जलप्रपात है और इसके अलावा दुग्ध धारा का जलप्रपात, ये भी अमरकंटक में है। खरगोन में जो है सहस्त्र धारा, यहाँ भी बहुत पर्यटक आते हैं। सहस्त्र धारा के जलप्रपात है और इसके अलावा जो रीवा में चचाई का जलप्रपात है, बहुटी का जलप्रपात है, केवटी का जलप्रपात है, यहाँ भी पर्यटक जो है आते हैं। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए और वन्य जीवों को प्राकृतिक परिवेश में देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश में 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसमें कुछ प्रमुख के नाम मैं बताता हूँ। कान्हा किसली है जैसे मंडला ज़िले में, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया ज़िले में। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी ज़िले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद ज़िले में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है
छिंदवाड़ा ज़िले में, छिंदवाड़ा और सिवनी में। और इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क है सीधी सिंगरौली में, कुछ उसका भाग छत्तीसगढ़ में भी है। पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना में। और फिर इसके अलावा जो फॉसिल पार्क है हमारे यहाँ मंडला में, और इसके अलावा नहीं डिंडोरी में है सॉरी। और इसके अलावा हमारे यहाँ डायनासोर फॉसिल का पार्क भी है धार ज़िले में। और अभी रिसेंटली एक नेशनल पार्क बनाया गया है पालपुर कूनो, जो श्योपुर और मुरैना ज़िले में है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के, और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ खासतौर पे कान्हा में, बांधवगढ़ में, पेंच में, सतपुड़ा में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। और इसका एक बड़ा कारण है कुछ वन्यजीव जो केवल मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, खासतौर पर टाइगर। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स फाउंड इन एमपी। और 526 टाइगर है मध्य प्रदेश में, और उनकी बड़ी संख्या है इन राष्ट्रीय उद्यानों में। खासतौर पर हमारे यहाँ 6 जगह प्रोजेक्ट टाइगर है, कान्हा में, बांधवगढ़ में, सतपुड़ा में, पेंच में, पन्ना में, संजय गांधी में। यहाँ जो है बहुत बड़ी संख्या में टाइगर्स पाए जाते हैं, तो उनको देखने के लिए पर्यटक आते हैं देश विदेश से। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ अभयारण्य हमारे यहाँ बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे देलावाड़ी का अभयारण्य या रातापानी का अभयारण्य। रातापानी के अभयारण्य में भी टाइगर्स की संख्या काफ़ी है। चिड़ीखो है नरसिंहगढ़ में, रातापानी रायसेन में है, देलावाड़ी भी रायसेन में है। बोरी का अभयारण्य मैंने अभी आपको बताया था कि होशंगाबाद ज़िले में है। घाटी गाँव का अभयारण्य ग्वालियर में है। करेरा और घाटी गाँव के अभयारण्य सोन चिरैया के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर अभयारण्य है। चंबल का अभयारण्य है, सोन का अभयारण्य है। तो ये अभयारण्य जो है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो ये कुछ प्राकृतिक स्थल है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल में कुछ तो मंदिर है, टेम्पल्स। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मंदिर है और जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे आप देखिए कि खजुराहो जो है ये पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है यहाँ के टेम्पल्स के लिए। यहाँ 2 तरह के टेम्पल्स हैं, कुछ तो जैन धर्म के और कुछ हिंदू धर्म के। जैसे कंदरिया महादेव का मंदिर है, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कंदरिया महादेव का मंदिर। इसके अलावा एक जो है यहाँ पर विश्वनाथ का मंदिर भी है, ठीक है। और फिर आप देखिए कि यहाँ पर खजुराहो में जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, आदिनाथ का मंदिर है, लक्ष्मण का मंदिर भी है, भगवान लक्ष्मण का मंदिर भी खजुराहो में है। इसके अलावा ओरछा जो है, ओरछा में बहुत मंदिर है। ओरछा में एक चतुर्भुज मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर एक खजुराहो में भी, ध्यान रखिए, चंदेल राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं। खजुराहो के अधिकांश मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा ही बनाए गए हैं। चतुर्भुज मंदिर आपने पढ़ा होगा, एक यशोवर्मन नाम का चंदेल शासक था, उसने बनाया। तो चतुर्भुज मंदिर एक खजुराहो में है, उसी नाम का एक मंदिर ओरछा में भी है। मंदिर अलग अलग है, नाम एक है। ओरछा में इसके अलावा आपको राम राजा मंदिर दिखेगा, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान राम का, और वही प्रिंस दुर्भजन सिंह ने बनवाया था। कुछ हिस्सा उसका गणेश कुमारी ने बनवाया है, रानी गणेश कुमारी ने। तो ये मंदिर है। इसके अलावा मंदिरों की बात करें तो जैसे उज्जैन में बहुत सारे मंदिर हैं। उज्जैन में एक तो बहुत प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, जो दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है उज्जैन का ज्योतिर्लिंग, जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। और इसके अलावा उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है। और चिंतामण गणेश का मंदिर है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल मंदिर है, सिंधिया राजाओं के द्वारा बनवाया गया था गोपाल मंदिर, ये सब उज्जैन में है। ओमकारेश्वर में मंदिर है। ओमकारेश्वर में एक तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है। मध्य प्रदेश में 12 में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे पर ज्योतिर्लिंग है, जिसको ओमकारेश्वर भी कहते हैं, इसी को ममलेश्वर भी कहते हैं। तो ममलेश्वर का मंदिर कहिए या ओमकारेश्वर का मंदिर कहिए, ये ओमकारेश्वर में है, खंडवा जिले में, आपके नर्मदा नदी के तट पर। इसके अलावा एक यहाँ पर गौरी सोमनाथ का मंदिर भी है।
गौरी सोमनाथ का मंदिर, वो भी यहाँ पर है। चित्रकूट एक बड़ी प्रसिद्ध जगह है मंदिर की दृष्टि से। चित्रकूट, यहाँ पर एक तो भरत मिलाप मंदिर है, भरत मिलाप मंदिर है। फिर एक सती अनसुईया मंदिर है, सती अनसुईया का भी मंदिर चित्रकूट में है। और फिर इसके अलावा मंदिरों में बात की जाए तो जैसे पशुपतिनाथ का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है ये भी। यहाँ पर ये जो है अष्टमुखी महादेव, अष्टमुखी शिव का मंदिर है, शिवलिंग है, बड़ा प्रसिद्ध शिवलिंग है और स्वयंभू है। शिवना नदी के किनारे पर है मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर। और फिर इसके अलावा राजा भगवान परशुराम का मंदिर है हमारे यहाँ जानापाव में, महू में। और फिर इसके अलावा कुछ मंदिर ऐसे जो जैसे बिजासन माता का मंदिर है, ये सलकनपुर में है, सीहोर जिले में, सलकनपुर में। इसके अलावा शारदा माता का मंदिर है जो मैहर में है, सतना जिले में। और फिर आप देखिए कि 64 योगिनी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर जबलपुर में है, ये भेड़ाघाट में ही है, नर्मदा नदी के किनारे है 64 योगिनी का मंदिर। और इसके अलावा फिर सास बहू का मंदिर है ग्वालियर में। एक्चुअली ये सहस्त्र बाहु का मंदिर है, सहस्त्र बाहु का मंदिर, लेकिन फिर वो बिगड़ते बिगड़ते सास बहू का मंदिर हो गया। तो सास बहू कह लीजिए, सहस्त्र बाहु का मंदिर कह लीजिए, ग्वालियर में है। ग्वालियर में इसी के करीब एक और मंदिर है जिसको तेली का मंदिर कहा जाता है, तो वो तेली का मंदिर भी ग्वालियर में है। इसके अलावा आप देखिए मंदिरों में जैसे कुछ जैन मंदिर मध्य प्रदेश के बड़े प्रसिद्ध हैं। मुक्तागिरी का मंदिर है, जैन मंदिर, पहाड़ियों पर बने, बहुत सुंदर मंदिर है, बैतूल जिले में। ऐसे ही सोनागिरी के मंदिर है, जैन मंदिर है, यह है दतिया में, सोनागिरी के मंदिर। और इसी के अलावा एक पुष्पगिरी का मंदिर है, बहुत रिसेंटली बनाया गया है, और ये है देवास जिले में, पुष्पगिरी के मंदिर। फिर इंदौर में मंदिर है कुछ, एक तो अन्नपूर्णा मंदिर है इंदौर में, बड़ा प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर है। और फिर एक खजराना गणेश जी का मंदिर है जो बहुत धीरे धीरे काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। खजराना गणेश का मंदिर, यह एक बड़ा गणपति का भी गणेश मंदिर है इंदौर में ही। इंदौर में कांच मंदिर भी है जो पूरी तरह से कांच से बनाया गया है, मिरर से बनाया गया है, ग्लास से बनाया गया है, और बहुत बड़ा मंदिर है। इसके फर्श, छत, दीवार सब कुछ कांच से मढ़ा हुआ है। और ये एक जैन मंदिर है, एक्चुअली जैन मंदिर, शीश महल कहा जाता है उसे, शीश महल इंदौर में है। और आप देखिए जैसे अमरकंटक में कुछ मंदिर है, काल माधव का मंदिर है अमरकंटक में। और ये कुछ प्रसिद्ध से मंदिर है मध्य प्रदेश में, ठीक। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से कुछ मेले बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश में कई मेलों का आयोजन होता है जो किसी धार्मिक स्थल के आसपास आयोजित किए जाते हैं, तो धार्मिक आस्था के भी केंद्र होते हैं और लोगों को भी आकर्षित करते हैं, पर्यटक भी आते हैं। इसके अलावा कुछ मुस्लिम संतों की मज़ारों पर जो है कई प्रकार के उर्स भी लगते हैं, तो हम उनकी बात भी करेंगे। मेलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध मेला जो है वो तो कुंभ का मेला है, कुंभ का मेला है। ऐसा कहा जाता है कि जब क्षीर सागर का मंथन किया गया था तब उसमें से अमृत निकला था, और जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों में जो है झगड़ा हो गया उस अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो उसी कुछ अंततः सुरों ने ही प्राप्त किया, देवताओं ने ही प्राप्त किया, लेकिन उस झगड़े में कुछ बूंदें जो है पृथ्वी पर गिर गई। तो जहाँ जहाँ पर वो पृथ्वी पर गिरी है, प्रयागराज में, बनारस, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, वहाँ जो है में आपके कुंभ मेले का आयोजन किया जाता। कुंभ मतलब वो कुंभ, वो मटका, वो घड़ा जिसमें अमृत होता था, तो इसको कुंभ का मेला कहते हैं। तो उज्जैन में प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना, सूर्य जो है हर वर्ष एक अलग राशि में होता है। उज्जैन में तब आयोजित होता है कुंभ का मेला जब सूर्य जो है सिंह राशि, बल्कि बृहस्पति जो है सिंह राशि में होता है।
इसलिए चूंकि सिंह में स्थित होता है इसलिए इस मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंह में स्थित है इसलिए सिंहस्थ कहते हैं। तो सिंहस्थ का मेला है, मालवी में सिंगत कहते हैं, ये उज्जैन में आयोजित होता है। उज्जैन में और भी कई मेले होते हैं, जैसे कार्तिक का मेला है, कार्तिक मास में होता है, उज्जैन में आयोजित है। और ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे तो होता ही है, लेकिन ये पशुओं के मेले के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ गाय, बैल, घोड़े, भैंस ये बिकने के लिए आते हैं और ख़ास तौर पे गधे काफ़ी बिकते हैं। यहाँ पर गधे भी काफ़ी बड़ी संख्या में बिकने आते हैं कार्तिक के मेले में। फिर एक चित्रगुप्त का मेला है। चित्रगुप्त का मेला जो है वो उज्जैन के पास एक जगह कायथा, कायथा में आयोजित होता है। एक्चुअली कायथा जो है कायस्थों का बेसिक गांव है और चित्रगुप्त भी कायस्थों के ही देवता होते हैं, कायस्थ जाति के देवता होते हैं, इसलिए कायथा गांव में चित्रगुप्त का मेला आयोजित होता है। आप एक देखिए महामृत्युंजय का मेला है, रीवा जिले में आयोजित होता है महामृत्युंजय। इसके अलावा आप देखिए कि सिंगाजी महाराज का मेला है। सिंगाजी जो है निमाड़ के एक बड़े प्रसिद्ध निर्गुणी संत हुए हैं, निर्गुणी भक्ति संत हुए हैं, तो उनका मेला खंडवा जिले में आयोजित होता है। पहले पीपलिया नाम के गांव में होता था, लेकिन वो गांव अब इंदिरा सागर डैम में डूब में आ गया, तो अब खंडवा में होता है। इसके अलावा कालूजी महाराज का मेला है, ये भी खंडवा जिले में होता है। होशंगाबाद जिले में एक रामजी बाबा का मेला होता है, होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में और भी कई मेले, जैसे बांद्रा वाहन का मेला है, जहाँ पर नर्मदा और तवा नदी का संगम है, वहाँ पर बांद्रा वाहन का मेला लगता है होशंगाबाद जिले में ही। एक भीलट बाबा का मेला लगता है होशंगाबाद जिले में ही, सिवनी मालवा करके जगह है, वहाँ पर भीलट बाबा का मेला लगता है। इसके अलावा हरदा जिले में एक काना बाबा का मेला लगता है। हरदा जिले में सोडलपुर नाम की जगह है, वहाँ पर काना बाबा का मेला लगता है। फिर आप देखिए कि जल बिहारी का मेला है, जैसे जल बिहारी का मेला छतरपुर में होता है। और एक बरमान का मेला है। बरमान का मेला जो है नर्मदा नदी के किनारे नरसिंहपुर में लगता है, नरसिंहपुर जिले में। नोट करने लायक चीज़ें हैं सारी, ध्यान रखना। थोड़ा तेज़ी से बताना पड़ रहा है क्योंकि फैक्ट है और ज़्यादा है, लेकिन आपको नोट करना, चाहे आप वीडियो रोक कर देखें, स्लो करके देख लें। तो बरमान का मेला है नरसिंहपुर ज़िले में। और इसके अलावा फिर जो मेलों की बात है तो फिर जो है जैसे एक जोगेश्वरी देवी का मेला होता है, वो लगता है सीधी में, सॉरी जोगेश्वरी का मेला जो है वो चंदेरी में होता है, अशोकनगर में। और इसी तरह से एक मेला जो है वो चंडी देवी का मेला है, या कुछ जगह पर चांदी देवी लिखा होता है, इंग्लिश से हिंदी किया है शायद, तो वो सीधी में है चांदी देवी या चंडी देवी का मेला। इसके अलावा दतिया में बहुत सारे मेले हैं। दतिया में आप देखिए एक नेकोरा का मेला लगता है, नेकोरा का मेला। एक आपका सोनागिरी का मेला लगता है, सोनागिरी वही जैन जो मंदिर है वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर उन्नाव का मेला लगता है दतिया में, उन्नाव का मेला। इसके अलावा एक सनकुआ का मेला है, ये भी दतिया ज़िले में ही लगता है, सनकुआ का मेला। तो ये सब दतिया ज़िले के मेले हैं। एक तेजाजी का मेला होता है हमारे यहाँ, गुना ज़िले में लगता है तेजाजी का मेला। एक हीरा भूमिया का मेला है, हीरा भूमिया का मेला, ये ग्वालियर में भी होता है और कुछ जगह गुना में भी होता है, हीरा भूमिया का मेला। इसके अलावा फिर आप देखिए कुंडेश्वर का मेला है, जैसे टीकमगढ़ में कुंडेश्वर का मेला। एक ये टीकमगढ़ ज़िले में है। एक धर्म राजशेखर का मेला है, धर्म राजशेखर का मेला मंदसौर ज़िले में आयोजित होता है। नवग्रह का मेला है, ये खरगोन ज़िले में होता है, नवग्रह का मेला। और फिर इसके अलावा जैसे शबरी कुंभ है, शबरी कुंभ जो है वो मंडला ज़िले में होता है और नर्मदा के किनारे है। और ऐसे ही एक मेला जो है वो बेड़नी का मेला है या बेड़नियों का मेला है, कुरीला नाम की जगह है अशोकनगर में, वहाँ आयोजित होता है। तो ये अलग अलग मेले हैं जो बहुत प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में, यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ हमारे यहाँ मैंने बताया था मुस्लिम संतों की मज़ारों पर
पर कुछ उर्स लगते हैं। जैसे एक पीर बुधान का उर्स है, पीर बुधान का उर्स, ये शिवपुरी में लगता है, ठीक है। एक शाह मस्तान वली शाह का, मस्तान वली शाह, शाह मस्तान वली शाह का उर्स है और यह आयोजित होता है सागर में, सागर में। फिर एक शिहाबुद्दीन औलिया का उर्स है, शिहाबुद्दीन औलिया का उर्स है और यह नीमच में लगता है। लेकिन मुस्लिमों के लिए दृष्टि से मध्य प्रदेश का और भारत का सबसे बड़ा मेला होता है आलमी तबलीगी इज्तिमा, आलमी तबलीगी इज्तिमा, और यह आयोजित होता है भोपाल में, आलमी तबलीगी इज्तिमा, तो ये भोपाल में आयोजित होता है। इसी तरह से कुछ समारोह मध्य प्रदेश में होते हैं, जैसे शास्त्रीय संगीत का समारोह होता है जिसको हम तानसेन समारोह कहते हैं, वो ग्वालियर में होता है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं सुनने के लिए। इसी में तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन सम्मान दिया जाता है। ऐसे कालिदास समारोह होता है उज्जैन में, जो कालिदास के संस्कृत साहित्य पर आधारित होता है। पूरा समारोह संस्कृत में आयोजित किया जाता है। आप देखिए कि एक लता मंगेशकर अलंकरण समारोह होता है, उपशास्त्रीय संगीत पर या सुगम संगीत पर आधारित है, इंदौर में आयोजित होता है। इसी में लता मंगेशकर अलंकरण दिया जाता है। इसके अलावा एक उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह है, मैहर में होता है, मैहर सतना ज़िले में। एक कुमार गंधर्व समारोह होता है देवास ज़िले में, संगीत का ही समारोह है। संगीत का ही एक समारोह है उस्ताद अमीर खां समारोह, इंदौर में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कि भोपाल में कुछ संगीत समारोह होते हैं, खासतौर पे दुर्लभ वाद्य विनोद समारोह होता है, जिसमें ऐसे संगीत के उपकरणों को, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को पेश किया जाता है जो अब भुला दिए गए हैं, दुर्लभ हो गए। इसी को वाद्य विनोद समारोह भी कहते हैं। आप देखिए ध्रुपद संगीत का समारोह भी होता है, ध्रुपद संगीत की एक विशेष शैली है, उसका समारोह होता है, वो भी भोपाल में होता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा एक चित्रकूट समारोह होता है, सॉरी एक तुलसी समारोह होता है जो चित्रकूट में आयोजित होता है सतना ज़िले में। लेकिन एक बहुत विश्व प्रसिद्ध समारोह हमारे यहाँ खजुराहो में होता है, शास्त्रीय नृत्य का समारोह, उसको खजुराहो शास्त्रीय नृत्य समारोह कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग समारोह है। जैसे एक राजा भोज समारोह होता है, वो आयोजित किया जाता है धार में। तो अलग अलग समारोह है जो मध्य प्रदेश में आयोजित होते हैं और जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में पर्यटन और धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में। मैंने बताया कि बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें, लेकिन आप धीरे धीरे करेंगे, याद करेंगे, डिस्कस करके याद करेंगे, रिवाइज करके याद करेंगे, एक दूसरे को बताकर याद करेंगे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। 3-4 चीज़ें मैंने बताई, एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, तो जल्दी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।